अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एसडीओ की जो बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, हम उसमें बताएंगे कि आप तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे और आखिर में एक जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के जहन में है, क्या तीसरे और चौथे बैच का पेपर मुश्किल होगा, तो वो भी बैठ साहब से जानेंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे SDEO पीरा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपको पता है उसकी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपलोड कर दी है। 78,000 के करीब एप्लीकेंट्स हैं टोटल सर। अच्छा जी। और इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। सैटरडे को भी 2 फेजेज होंगी और संडे को भी 2 फेज होंगे। मीन ये टोटल पेपर जो है ये तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम होगा। 4 बैजेस में बिल्कुल उसी तरह जैसे सब इंस्पेक्टर का हुआ। नहीं, उसका असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट SNGAD का हुआ था। तो अब पेपर है 1 और 2 तारीख को। आज हम बैठे हैं 24 तारीख पे। ऐसे ही। तो अब आखिरी 6 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर एक तो आपका भी शुक्रिया, कल हम दोनों की वीडियो मिस हो गई है और कल तो आप थे नहीं। हाँ जी। और मैंने फिर कहा नो वीडियो, क्योंकि मैं सारा दिन मसरूफ़ रह गया। ओके। तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से 5 बजे जैसे रिलैक्स हुआ फिर घर गया। उसके बाद फिर वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा सर, अब जिस आपने बता दिया कि 78,000 लोग हैं जी, और 100 सीट्स हैं। 101, एक सीट कम ना करें। ओके, 101 जी, सीट्स हैं। एक ही तो सीट चाहिए होती है हर बंदे को। ओके। तो आप वो भी काम कर रहे ओके। हैं। जी। तो अब 6 दिन में अब मजीद जो तैयारी है ना, हम्म। वो तो मुश्किल है। क्यों? जो चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं उसका रिव्यू करें अब, क्योंकि इन 6 दिनों में आप रिव्यू पे टाइम ज़्यादा दे लेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंस्टेड कि आप नई चीज़ों की तरफ जाएं। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आज तक भी अगर किसी बंदे ने, मतलब आज भी अगर उसने शुरू करनी है ना तैयारी, तो वो भी 1 तक तैयारी कर सकता है। चलिए, ये आपका व्यू है। हाँ, मेरा ये ख्याल है सर, बल्कि मैं इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि ये जो SDEO का पेपर नंबर 3 होना है, सिर्फ पेपर नंबर 3 हो रहा है, लॉ का पेपर, इसमें जनरल नॉलेज का या बाकी ऐसे का पेपर नहीं हो रहा। इस पेपर का जो सिलेबस है वो तो तकरीबन हम जितनी दफ़ा बता चुके हैं, अब इन सबको अजबर याद हो चुका ऐसे है। ही है। वो उस दिन किसी एक हमारे देखने वाले ने कमेंट किया हुआ था कि आपने लोगों को कह कह के 78,000 लोगों से अप्लाई करवाया। ठीक है, तो मैंने कह कह के तो नहीं करवाया, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली दफा पेपर देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, देखिए अगर आपने सीट को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि जिस बंदे ने पहली दफा भी उसको सुना ना, हाँ। कि जी मुझे अपील होना चाहिए। अच्छा चलिए जी। अच्छा जी, अब दूसरा ये है कि सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। आप में से वो लोग जिन्होंने तो पहले तैयारी कर रखी है वो सारे के सारे सिलेबस को रिव्यू करें। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की उनके लिए सर मेरी एडवाइस है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसके जो पहले 28-29 आर्टिकल हैं सिर्फ वो पढ़ लें। ठीक है। इसके अलावा जो पंजाब रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का एक्ट 2024 का और 2025 के इसके रूल्स, 3 चीजें हो गई। इसके साथ होर्डिंग एक्ट, प्राइस कंट्रोल और रेवेन्यू एक्ट। ओके, रेवेन्यू एक्ट भी तो इटसेल्फ काफी बड़ा है। बड़ा हो, लेकिन अब मैं ये नहीं कहता ना कि आप क्लोनाइजेशन को भी छोड़ दें, आप रेवेन्यू को भी छोड़ दें, और आप जो है वो उसको CRPC और PPC को तो वैसे भी मैंने निकाल दिया है। मैं तो इस बात पे कह रहा हूं कि अगर आपने उसको सिर्फ पास करना है, ओके, अगर पास करना है और अभी तक आपने तैयारी नहीं की, तो फिर ये वाले हिस्से कर लें, आपका पेपर पास हो सकता है। ठीक है। रेवेन्यू लॉ को मैं क्यों अहमियत देता हूँ? क्योंकि रेवेन्यू लॉ जो है, एक तो ज़्यादा सेक्शंस हैं, दूसरा उसके अंदर जो ड्यूटीज़ हैं, किस बंदे ने क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, वो बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन है। याद करना आसान है, आसान भी है। तो बाकी सारे सिलेबस को पढ़ें। अगर आप अभी तक पहले पढ़ चुके हैं तो फिर रिवाइज करें, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। खास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है उसके अंदर
इस चीज को मद्देनजर रखें कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होती रही हैं जनरल नॉलेज के हिस्से में आती हैं, वो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि हमारे पास 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई थी। हाँ जी। वहां से ये काम शुरू होता है जी। फिर 1956 का कानून आता है, फिर 1962 का कानून आता है, फिर 1973 का कानून आता है। इसके अंदर जैसे बोगरा फार्मूला भी आता है, फिर 1 यूनिट भी आता है इसके अंदर, ठीक है। बेसिक डेमोक्रेसीज भी आती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं वो भी आती हाँ, वो चलो वो तो अब वाले की है ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर आ जाता है कि 1962 का और 1956 का कानून कब आया, कितना अरसा इन्फोर्स रहा, कब खत्म हुआ। फिर आते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसके बारे में आपके पास बेसिक सारी मालूमात होनी चाहिए, कब अप्रूव हुआ असेंबली से, कब इन्फोर्स हुआ, कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं एज ऑफ नाउ, कितने टोटल आर्टिकल्स हैं इसके, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आपने देखने हैं कि कौन कौन से सेक्शन में बयान किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन हो आपके पास, मीन एटलीस्ट पहले 29-30 आर्टिकल आपने पढ़े हुए हो, तो फिर आप इसके ऊपर आराम से इसमें से जो नंबर आने हैं कवर कर सकते हैं। बाकी जो इसके अपने हैं ना, जैसे पीरा लॉ है, पीरा रेगुलेशंस हैं, क्लोनाइजेशन जो होर्डिंग एक्ट है या प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं। अच्छा, अगली बात, लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि हम मुख्तलिफ वजूहात की बेस पर नौकरी करते हैं, ऐसे। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। मीन के तनख्वाह उसमें से कॉमन है, हर बंदा तनख्वाह के लिए नौकरी करता है। तो अगर हम सिर्फ एक बात देख लेना कि हाँ उन्हें तनख्वाह के लिए नौकरी करनी है, तो वही उसी बात में मैं आ गया हूँ कि 1,50,000 से ज्यादा तनख्वाह है। ठीक है, पहली बात। अब मुझे अप्लाई का टाइम नहीं है। 1,50,000 रुपए तनख्वाह। आप किस तरह की बातों के बाद लोग मुझसे पूछते हैं इसमें अप्लाई हो सकता है? नहीं, अब तो इम्तिहान हो रहा है ना सर। 1,50,000 तनख्वाह, उसके बाद सरकारी गाड़ी की मेंटेनेंस और उसका फ्यूल अगर आप अपनी तनख्वाह के अंदर ऐड करें तो ये पैकेज आपका 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अपनी गाड़ी यूज करते हैं फिर 1 लाख रुपए तो आराम से उसका आ जाता है। ठीक है। अब वो कौन सा ऐसा मतलब और पोस्ट है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आती है, 16 की खास तौर पर, और उसकी सीट के साथ सैंक्शन होती है गाड़ी। ऐसी है। 16 में तो होती नहीं है। ऐसी। ठीक है। तो भाई किसी भी हवाले से आप इस जॉब को देखें, हमेशा से मैं ये कहता हूं कि चाहे वो पीआर हो, चाहे वो प्रोटोकॉल हो, चाहे आपकी सोशल वेलफेयर करने की जज्बा हो, कुछ लोग होते हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के सोशल वेलफेयर करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ तनख्वाह हो, ये सारी चीजें किसी एक जगह पर इकट्ठी होना बहुत मुश्किल होती हैं, और यहाँ पर है 101 सीट्स पे। पहली बात। दूसरी बात, इन 101 सीट्स पे जो एक्चुअल कॉन्टेस्टेंट है, एक्चुअल जो सही मायने में जोर लगा रहे हैं, वो सिर्फ 5,000 है। ठीक है। 78,000 में से 5,000 वो लोग हैं जो सही मायने में सीरियस कैंडिडेट है। ठीक है। अब 5,000 लोगों के लिए बाकी जो आप मुझे कहेंगे 73,000 किधर गए, 73,000 तो पार्ट टाइमर है ना, या तो उन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की, अगर उन्होंने शुरू की है तो उन्होंने दरमियान में से छोड़ दी है, या वो इस इंतजार में थे कि शायद ये पेपर ही नहीं होगा, या वो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमने जाना है नहीं जाना। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। 5,000 लोगों में से अगर इम्तिहान जो सीरियस कॉन्टेस्टेंट है, अच्छा इनमें से आधे तो पेपर देने नहीं जाएंगे, उस 73,000 में से। अब जो बाकी जो पेपर देने के लिए जाएंगे, यकीनन ये नहीं है कि वो सारे पास नहीं होंगे, पास हो जाएंगे सारे के सारे, फिर अगली फेज आएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे वो 5,000 लोगों में ही कंपटीशन होगा। ठीक है। 73,000 में से, 75,000 में से। ठीक है। ठीक है। तो अब उन 5,000 में से वो लकी एनफ लोग होंगे जो कि सिलेक्ट होंगे 101 सीट्स पर। वो चाहे माइनॉरिटीज की सीट्स हो, चाहे वो विमेन कोटा हो, जो भी हो, उन्होंने ट्रू मीनिंग्स में एफर्ट की हुई होंगी। ठीक है। और मैं हमेशा से इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि सर मेहनत का नेमुल बदल कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। तो भाई आप अपने सामने प्लीज सिलेबस रखें, अपना एनालिसिस कर लें कि जी ये सिलेबस है मेरे सामने और मैंने इतना पढ़ लिया है।
अगर तो आपको लगता है कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप पेपर आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर प्लीज आप मैक्सिमम नंबर की तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसे। और अगर आप कोर्स आउटलाइन को सामने रखें और आप करें इस पोजीशन में खड़े हैं कि आप पेपर पास नहीं करने की पोजीशन में, तो फिर पेपर पास करने की पोजीशन में जाएं। फिर को बहुत ज्यादा स्कोरिंग की तरफ मत जाएं। और जब आप पेपर पास करने की पोजीशन की तरफ आना चाहते हैं, तो फिर आपको लिमिटेड करना पड़ेगा सिलेबस, वो जो अगले 8 से 9 दिन के अंदर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक हो कि आप सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करें और फोकस करके फिर उसके पीछे पड़ जाएं। पहले तो हम कहते हैं ना कि इस पे बैठ जाएं, अब तो लेट जाने वाली बात है। सर देखें, ये पहली और आखिरी दफा इतनी ज्यादा सीट्स हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, प्रमोशन इसमें इशू नहीं होगा। जितनी भी ग्रेड 17 की एसडीओ की सीट्स हैं, जहां पर अभी पीएमएस पोस्ट हैं सारे, वो सारी जब खाली होंगी ये लोग प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है सर, मतलब प्रमोशन का इशू नहीं है। एसएनजीएडी वाले सारे अलाउंसेज हैं इनके पास, स्ट्रक्चर का इशू नहीं है। मुस्तकबिल इसका बहुत अच्छा है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक अम्ब्रेला के नीचे ला रहे हैं। और एसडीओ जो होगा, एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसका काम होगा जी वो जो है वो इंश्योर करवाएगा चीजें। तो अब मुझे तो कोई समझ नहीं आती, भी कोई सेंस नहीं बनती किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए कि वो इसको सीरियस ना ले। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतनी ग्लोरीफाई हम कर चुके हैं, इतना हम बता चुके हैं बार बार, उसके बावजूद भी अगर आप इन जैसी सीटों को आप बॉदर नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में जूनियर क्लर्क ही बचती है, ऐसी है, और तो कोई नहीं बचती। अगर एक बंदे ने अपना लेवल ही जूनियर क्लर्क रखा हुआ है, तो कभी भी फिर तो उसे चाहिए कि वो मेरे ख्याल में उसी तरह की सीट का इंतजार करे, जेसी वाली जो सीट्स आती हैं एफए की बेस पर। तो फिर तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएस या एमफिल, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएचडी में भी एनरोल है, मेरे ख्याल में फिर आप लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी मास्टर्स कब की थी? 2010 की, 11 की। मेरी थी 2014 की। मैंने एमफिल आके किया 2024 में। ठीक है, आपने 2018-19 में किया। ठीक है, तो अब हमारी प्राइम ये थी कि हमने मास्टर्स डिग्री के बाद अपनी जॉब में जाना है। तो अब अगर एक बंदा मास्टर्स और एमफिल करके भी कह रहा है मैंने जेसी लगना है, जूनियर क्लर्क लगना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर उसे कहें कि भाई ठीक है, चलें छोड़े सर, हम टॉपिक पे रहते हैं जी। अच्छा, अब आपके पास क्या शॉर्टकट है? हाँ जी, अब शॉर्टकट नहीं है, एक प्रॉपर वे है जिसपे ये जो 6 दिन है ये गुजारे जा सकते हैं। वो है हमारे पास तो मॉक टेस्ट का। अच्छा, अगर आपने नॉर्मल या अच्छी तैयारी की है तो उसको रिव्यू करने के लिए जो एक बेहतरीन सोर्स है वो मॉक टेस्ट है जी। तो उस पर आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि लोगों को, क्योंकि हम बहुत सारे बैचेस को करवा चुके हैं, वो लोग अगर उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर लें तो उनके लिए भी फायदेमंद है, और अगर नए लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद। चलें जी, हम आज से शुरू करेंगे, कल से 25 से। और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 3 पेपर हुआ करेंगे। एक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी। हाँ जी। और उसकी फीस वैसे भी हमारी बहुत माकूल होती है, 1000 रुपये। अगर आप में से कोई बंदा अपनी तैयारी को रिव्यू करना चाहता है, अपनी तैयारी की असेसमेंट करना चाहता है, तो वो हमारे इस टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन रहता है जी, बाद लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये चूंकि 4 बैचेस में होना है, तो आमतौर पर परसेप्शन ये है कि जो तीसरा या चौथा बैच होगा उसमें पेपर मुश्किल आएगा, कैसे ही है? एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस जो मेरे सामने तो सिर्फ एक ही गुजरी है ना, वो है असिस्टेंट एसएनजीएडी की, उसमें ऐसे हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है, आपके सामने एक प्रैक्टिस, मेरा ख्याल लेकिन वो सिर्फ जीके का पेपर था, ये है एक्ट का पेपर, मतलब ये लॉज का पेपर है। मेरे ख्याल में ये उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उन तमाम लोगों के लिए आसान होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया।